हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इससे पहले जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इन टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हमने इन दो वीडियो में कवर अप कर लिए इस चैप्टर के। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि हमने करंट पढ़ा है, करंट में क्या है कि कोई एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जिस रेट से वो फ्लो कर रहे हैं उसकी हेल्प से उसके मैग्नीट्यूड को हम फाइंड कर सकते हैं। अब करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, कि हमने देखा था कि एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना चाहिए कंडक्टर के और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना चाहिए, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाए, एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी हेल्प से करता है, बैटरी, सेल या इनकी हेल्प से करता है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए। ठीक है, उनके मूवमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो वो जो पाथ है उस पाथ के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट और हम इस टॉपिक के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ओके, तो देखिए, अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो जैसा मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए। ओके, अगर ये पाथ क्या होगा, अगर ये पाथ क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि क्लोज होगा तभी बैटरी का एक एंड इस डिवाइस के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर पाएगा और एक एंड नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर पाएगा। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट, इट इज अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ओके, ये क्लोज पाथ है जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जिससे होके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इस क्लोज्ड पाथ को ही हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इस डेफिनेशन में ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टर्म नहीं लिखी मींस आपकी डेफिनेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, सो क्लोज पाथ को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। फाइन, जैसे यहां पर डायग्राम में दिखाया है कि यहां पर 3 सेल कनेक्टेड है, 1 2 3, ये 3 सेल कनेक्टेड है। ओके, इन सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, बैटरी इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फाइन, अब इस सेल से क्या कनेक्टेड है, हमारा बल्ब कनेक्टेड है, जो जिसके अक्रॉस ये सेल क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, सो दैट की करंट का फ्लो हो। ओके, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, रजिस्टर होता क्या है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लगा हुआ है स्विच। ओके, स्विच क्या करेगा, जैसे हमारे घरों में फैन या बल्ब जो भी लगा है, ठीक है, इसके अराउंड क्या होता है, स्विच। ओके, स्विच का काम क्या है, फैन को ऑन ऑफ करना या बल्ब को ऑन ऑफ करना, यही क्या है, यही स्विच का काम है। ओके, तो स्विच करता क्या है एक्चुअल में, इस पाथ को ओपन या क्लोज करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्विच ऑन किया, तो हमने क्या किया, इस सर्किट को क्लोज किया। सर्किट को क्लोज करने से क्या होगा, ये जो डिवाइसेस हैं इनके अराउंड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, करंट। और उससे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके लाइट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इन फैन, इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो यहां पर
ये जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं इस सर्किट के, ओके, बल्ब, स्विच, ये तो हम जब भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इन कंपोनेंट्स को फिजिकल फॉर्म, इन कंपोनेंट्स को इनके एक्चुअल फॉर्म में नहीं बनाएंगे। ओके, हम कैसे बनाएंगे? इनको इनके नोटेशन की फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि बार बार ये बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, और इससे डायग्राम उतना क्लियर दिखेगा नहीं, क्योंकि क्योंकि इनकी साइज बड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको बनाने से डायग्राम उतना व्यवस्थित आपको नहीं दिख पाएगा। इसलिए हम इन डिवाइसेस की बजाय या डिवाइसेस के प्लेस पर क्या यूज करते हैं? इनके नोटेशन, ठीक है, सिंबल, इनके सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक साइड में एक सर्किट बना हुआ है, जो ये जो सर्किट है इसी का सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो 3 सेल्स कनेक्टेड है। ओके, 3 सेल्स कनेक्टेड है, तो सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सेल का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, इसमें एक बड़ी लाइन होती है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो छोटी लाइन होती है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये एक और सेल है, सिमिलरली इसी सेल के अक्रॉस भी क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव। इसी तरीके से एक और सेल है, इसके अक्रॉस भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो बैटरी का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। तो 3 सेल है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है? ये 3 सेल के सिंबल बनाए हुए, और इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? बैटरी। हम अब प्लस माइनस हर एक के ऊपर डिनोट नहीं करते, जो फर्स्ट है उसके ऊपर और जो लास्ट है उसके ऊपर माइनस। फाइन, तो ये सिंबल किसका हुआ? बैटरी का। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फाइन। रजिस्टर, रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। रजिस्टर होता है क्या है? ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बल्ब का सिंबल या तो ये या कुछ इस तरीके से। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब। स्विच, स्विच का सिंबल या तो इस तरीके से, लाइक दिस, कि जब इससे टच हो जाएगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, या इसको एक, आपका जो स्विच है उसको एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। ओके, ये भी स्विच का सिंबल है, अगर बीच में डॉट लगाए मतलब सर्किट क्लोज है। जब सर्किट क्लोज है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं फॉर स्विचेस। फाइन, सो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे सर्किट का, ठीक है। तो हम जब आगे जब भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे, ओके, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कौन कौन से फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। मींस जब भी आपको कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना हो, ओके, चाहे वो छोटा एज ए मॉडल बनाना हो या कैसे भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना हो, तो कौन कौन से कंपोनेंट हाईली नीडेड होते हैं, ठीक है, कि उनके बिना सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, सो उनको बोलते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट्स। किसी भी सर्किट के कंप्लीशन के लिए वो कंपोनेंट्स मस्ट रिक्वायर्ड है। ओके, सो नेम ऑफ दोस कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक सोर्स का काम क्या है? इलेक्ट्रिक सोर्स का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना किसी भी कंडक्टर या किसी भी डिवाइसेस के एंड के अक्रॉस। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा, मींस करंट फ्लो हो पाएगा। तो करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिकल सोर्स करते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्स के अगर एग्जांपल लें तो बैटरी, सेल, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक सोर्स के एग्जांपल है। ओके, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर या डिवाइस के अक्रॉस सेट हो जाएगा और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एनर्जी का यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करने के लिए कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी डिवाइस हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मुझे फैन ऑन करना है, फैन चलाना है, ओके, तो हम फैन यूज करेंगे। ओके, हमें लाइट एनर्जी चाहिए तो हम बल्ब यूज करेंगे। ओके, फैन काइनेटिक एनर्जी देगा, बल्ब आपको लाइट एनर्जी देगा, ठीक है। तो इन सबको, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उन सबको हम लोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोड के नाम से जानते हैं।
सो लोड इज व्हाट, लोड क्या करेगा, कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे, ठीक है, जैसे आयरन प्रेस, ओके, वो भी क्या है, एक तरीके से लोड होगा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जो भी डिवाइसेस है उनके लिए कॉमन नाम है, दैट नेम इज लोड। ओके, सो एग्जांपल इसके फैन, बल्ब, आयरन एटसेट्रा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ओके, सारे जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं उन सबको क्या बोलेंगे हम, लोड। फाइन, नेक्स्ट इज कंडक्टर। ओके, कंडक्टर मींस जैसे आपको सोर्स से फैन को कनेक्ट करना है तो क्या यूज करोगे, वायर्स यूज करेंगे। वायर्स आर नथिंग बट कंडक्टर, ठीक है, वही क्या होते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करेंगे, पास होने देंगे। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम सब जानते हैं, करंट टॉपिक हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में, तो कंडक्टर के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट फ्लो होता है। अंडरस्टूड। सो कंडक्टर क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, ठीक है, कि अपने में से करंट का पास होने देगा। ओके, सो इट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू दिस। नेक्स्ट इज स्विचेस। स्विच का काम क्या है, तो स्विच का काम है करंट को कंट्रोल करना, ठीक है, करंट को कंट्रोल करना मींस ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डिवाइस आप 24/7 यूज करेंगे। ओके, जब हमें जरूरत होगी तो उस डिवाइस का यूज करेंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो उस डिवाइस को क्या करेंगे, हम डिस्कनेक्ट करेंगे, मींस सो दैट कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट ना हो। अंडरस्टूड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें क्लोज्ड पाथ जो सर्किट है उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेट था वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर पास नहीं हो पाएगी। अंडरस्टूड। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विचेस। स्विचेस क्या करता है, उस सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, और डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, करंट का फ्लो रुक जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो सेटअप है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। तो स्विचेस करंट फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो किसी भी टाइप के सर्किट में ये 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होने ही चाहिए। अंडरस्टूड। तभी सर्किट कंप्लीट होगा और उसका हम प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये तो थे फंडामेंटल कंपोनेंट्स। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमें करंट को मेजर करना है, करंट को क्या करना है, मेजर करना है, तो एक मेजरिंग डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। तो करंट को मेजर करने के लिए जो मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम है एमीटर। ठीक है, हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। इसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करना है, ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है वोल्टमीटर। ओके, और कभी कभी हमें, जैसे मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ डील कर रहे हैं, हमें केवल ये चेक करना है कि इस सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे घरों में भी हम देखते हैं ना कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वायर को टेस्ट करते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रैक्टिकली अगर हमें डिटेक्ट करना है कि किसी गिवन सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। ओके, तो जो हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट अगर एडिशनल, ऐसे यहां पर एडिशनल कंपोनेंट्स भी हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, जहां मतलब इन एडिशनल कंपोनेंट्स की हमेशा नीड नहीं होती। जैसे हम घरों में अमीटर नहीं लगाते, वोल्ट मीटर नहीं लगाते, क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है। अंडरस्टूड। बट जब नीड रहेगी, जैसे प्रैक्टिकल करना है, वहां पे आपको मेजरमेंट करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके, तो उसके लिए ये डिवाइसेस यूज करते हैं जिसके बारे में अभी मैंने बताया। एमीटर करंट को मेजर करेगा, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करेगा कि सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। तो ये कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स हैं जिनका हम सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जिसका हम यूज करते हैं, दैट कंपोनेंट इज नोन एज रियोस्टेट। ओके, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, रियोस्टेट। ये कंपोनेंट क्या करता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं वेरिएबल
रजिस्टर। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट रेजिस्टेंस का अगर सर्किट में रेजिस्टेंस को हमने कम या ज्यादा किया तो उससे क्या होगा, उससे करंट का फ्लो कम या ज्यादा हो जाता है, मींस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्किट को ओपन नहीं कर रहे हम, करंट तो फ्लो होने दे रहे हैं, लेकिन हम करंट की मैग्नीट्यूड को क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि ज्यादा करंट फ्लो ना हो। ओके, या कम करंट है तो उसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम रियो स्टेट। रियो स्टेट इज नथिंग बट अ वेरिएबल रजिस्टर। ओके, तो रियो स्टेट क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, करंट को वेरी करते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, वो कैसे वेरी करते हैं, जस्ट इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करके। इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कैसे करते हैं, ठीक है, तो एक स्मॉल सा वीडियो क्लिप, ओके, एक बार आप इसको देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को, सर्किट के रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए जैसे ये इसके ऊपर जो स्लाइडर है इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं, मतलब इसके ऊपर हम इसको मूव करवाते हैं। ओके, हमारा जो वायर है, एक वायर इससे कनेक्ट होगा इधर से। ओके, एक वायर जो कनेक्ट होगा इधर से कनेक्ट होगा, और दूसरा वायर जो कनेक्ट होगा वो इधर से कनेक्ट होगा। ओके, तो जो करंट फ्लो होगा, ये जो वायर है इस वायर से कनेक्ट करंट फ्लो होगा, ऐसे जा रहा होगा, फिर वापस पीछे से आके इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा। ओके, तो ये मूव करता रहता है। अगर मान लीजिए ये जो पार्ट है, अगर ये पार्ट यहां पे टच है तो क्या होगा, करंट यहां से होके इस तरीके से मूव करके फिर इधर जाएगा। ओके, और अगर ये यहां हुआ तो यहीं से करंट सीधा इधर चला जाएगा। तो इतना पार्ट वायर का क्या हो जाएगा, सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, और अगर ये यहां पे हुआ तो इतना पार्ट सर्किट से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, और सर्किट से क्या होगा, पूरा ये जो पूरा रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट रहेगा, और उससे क्या होगा, सर्किट के करंट पर इफेक्ट आएगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी जो लेंथ है, वायर की लेंथ, इसकी हेल्प से कम ज्यादा करके हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम ज्यादा करते हैं सर्किट के, सो दैट की करंट का फ्लो को हम क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाएंगे, उसके मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कर पाए। अब उसका मैग्नीट्यूड क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, जब ओम्स लॉ आएगा तो वापस से हम इस चीज को वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो रियोस्टेट इज आल्सो एडिशनल कंपोनेंट व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ सर्किट, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो ये होता है रियोस्टेट। ओके, ये इस तरीके से मूव करता है। सो वायर की लेंथ क्या होती है, कम या ज्यादा होती है, उसके कम या ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, और रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट भी चेंज होता है सर्किट का। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इसका सिंबल देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, लाइक दिस, रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, बट यहां पे बीच में क्या करते हैं, एक एरो लगाते थे, तो इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब जैसा मैंने अभी बात करी है, किसी भी सर्किट, किसी भी सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, नोटेशन। ओके, तो नोटेशन कैसे कैसे यूज करते हैं वो आगे हम देख लेते हैं। इससे पहले एक नोट देख लीजिए, क्या है, एवरी डिवाइस इज मेड अप ऑफ कंडक्टर एंड कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस, सो एनी डिवाइस कैन बी रिप्रेजेंटेड, any device can be represented by symbol of resistor. ओके, मींस जैसे फैन कनेक्टेड है तो फैन के लिए क्या सिंबल हम यूज करें, तो हमें पता है कोई भी अगर डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसमें वायर्स तो यूज कर ही रहे हैं, और वायर्स का क्या होता है, रेजिस्टेंस। वायर्स का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो कोई भी डिवाइस है वो किससे मिलके बनी होती है, वायर मींस कंडक्टर से मिलके बनी होती है, और कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है।
ठीक है, कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस को, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर डिवाइस एक तरीके से क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर किसी डिवाइस का नाम गिवन है और हमें क्या करना है, डिवाइस का नाम गिवन है और हमें उस डिवाइस को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे फैन ही दे दिया, ओके, तो हम फैन नहीं बनाएंगे, वहां पे उसका सिंबल बनाएंगे। तो फैन के लिए भी आप सिंबल क्या यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस वाला सिंबल यूज कर सकते हो। ओके, एडिशनल डिवाइसेस के बारे में देखिए। जो एडिशनल डिवाइसेस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, उसके जो सिंबल है वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि किसी डिवाइस को हमें कनेक्ट करना है वायर से, ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर का सिंबल क्या है, इस तरीके से। ओके, अब मान लीजिए दो वायर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो वायर को हमने ज्वाइन किया, तो उन वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पे जो दिखाया है, ठीक है, एक वायर ऐसा आया और इससे फिर दूसरे वायर को ज्वाइन किया, मींस यहाँ पे क्या है, वायर ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट दिखाना हो तो कुछ इस तरीके से दिखाना है। ओके, और मान लीजिए वायर ज्वाइन नहीं हो रहा है, वायर क्या नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम, देखो अगर वायर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो हम कैसे दिखाएंगे। ओके, तो जैसे देखिए एक वायर ऐसा गया, अगर हमें दूसरा वायर इधर से आ रहा है और इसको जॉइंट को नहीं दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, उसको ऐसे बनाएंगे और ऐसे कर देंगे। ऐसा बना हुआ है इसका मतलब बीच में जॉइंट नहीं है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है इसका मतलब बीच में जॉइंट नहीं है। अगर जॉइंट बताना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, और जॉइंट नहीं बताना है तो फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टूड। इसके अलावा सेल और बैटरी का तो मैंने आपको बता ही दिया है। एमीटर, अमीटर का जो सिंबल है कैसा है, इस तरीके से, यहाँ पे बीच में एक डिवाइस है जो एमीटर है और उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें वोल्टमीटर को दिखाना है, ओके, तो वोल्टमीटर को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाना हो तो जैसे मैंने अभी बताया ये बल्ब का सिंबल, ठीक है, इस तरीके से ये बल्ब का सिंबल। ओके, और रेजिस्टेंस का अभी अभी हमने बात करी है। ओके, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से, और रेजिस्टेंस क्या होता है अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मींस करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओपन सर्किट मींस व्हाट, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ओपन सर्किट को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, जैसे ये डिस्कनेक्टेड है, मान लीजिए कि ये वायर्स जा रहे हैं और ये यहाँ पे डिस्कनेक्शन है, ओके, तो उसको ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे, लाइक दिस, ठीक है, एक वायर यहाँ पे है दूसरा वायर यहाँ पे, लेकिन बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। क्लोज सर्किट है तो क्या करेंगे, जैसे ये एक वायर है, इस वायर को इससे टच कर दिया, लाइक दिस, तो ये हो गया क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होगा तो करंट फ्लो होगा, ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, क्लोज सर्किट को दिखाना है तो एक और सिंबल यूज करते हैं, लाइक दिस। ओके, इन दोनों के कनेक्शन को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं, मींस ये दोनों वायर्स क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ओके, तो ये क्लोज सर्किट के सिंबल है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन आया था, क्या है क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम कंटेनिंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स, बल्ब, 3 सेल्स, अमीटर, वोल्टमीटर, ओके, एंड क्लोज्ड स्विचेस। हमें इनको रिप्रेजेंट करना है, हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। एग्जाम में ही क्वेश्चन आया था, तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, सोर्स। सोर्स के लिए क्या बोला इन्होंने, 3 सेल। तो 3 सेल कैसे बनाएंगे, जैसे अभी अभी सीखा हमने, ये एक सेल, फिर इससे कनेक्ट करेंगे दूसरे सेल, इससे कनेक्ट करेंगे तीसरा सेल। ओके, फर्स्ट सेल की बड़ी लाइन पर प्लस और सबसे लास्ट वाले सेल की छोटी लाइन पर माइनस। ओके, तो ये सेल का सिंबल बना दिया, तो ये सेल हो गया। अब बल्ब, सेल को बल्ब से किससे कैसे कनेक्ट करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर्स को कैसे कनेक्टिंग वायर्स को कैसे दिखाएंगे, लाइक दिस, ये। ओके, और हमें डिवाइस कौन सी कनेक्ट करनी है, डिवाइस हमें बल्ब कनेक्ट करना है तो ये है बल्ब। ओके, बल्ब का सिंबल ये। अब हमें मेजरिंग डिवाइसेस और स्विचेस को भी बताना है, तो हम क्या कर रहे हैं,
हमें मेजरिंग डिवाइस करंट के फ्लो को बताना है। ओके, तो अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, मींस करंट एमीटर से होके फ्लो होता है। तो करंट जैसे इस सर्किट से फ्लो होगा तो वो एमीटर से फ्लो होना चाहिए सो दैट कि वो उसकी वैल्यू को क्या कर पाए, मेजर कर पाए। तो सर्किट में एमीटर को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड। वोल्ट मीटर, जैसे बल्ब कनेक्टेड है तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो जैसे बल्ब के एक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो बल्ब इन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो इनके बीच हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। तो ये हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए स्विच चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि स्विच लगा देंगे। ओके, और क्लोज स्विच है तो क्लोज स्विच को कैसे लगाते हैं, ये दोनों वायर से, और इनको कनेक्टिंग दिखाना है तो क्या करना है, डॉट लगा देना है। तो ये सिंबल का है क्लोज स्विच का। ओके, तो बल्ब हो गया हमारा, 3 सेल हो गया, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, और ये क्लोज्ड स्विचेस। ओके, यहां पर ये 3 सेल है, इसलिए 3 सेल के लिए हमने ये सिंबल यूज किया है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, बैटरी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, बैटरी। अब करंट कैसे फ्लो होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव टर्मिनल की साइड जाएगा ऐसे। ओके, और हम देख चुके हैं कि करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे देख रहे हैं कि करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये वाला क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, ये वाला क्या होगा, हायर पोटेंशियल, और ये पॉइंट क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। अगर इस डिवाइस के अक्रॉस प्लस माइनस अगर हम दिखाना चाहें, क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो मींस ये हायर होगा, ये लोअर, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हम करंट में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करते हैं। फाइन। अब बल्ब के अक्रॉस दिखाना है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव। वोल्ट मीटर से होके करंट फ्लो नहीं करता है, बट हम इसके अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को दिखाएंगे। तो ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये इधर से कनेक्टेड है मींस नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, ये हमारा क्लोज स्विच है, करंट इधर फ्लो कर रहा है तो मींस यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अंडरस्टूड। और बैटरी तो क्या है, सोर्स है, तो बैटरी का जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव होगी और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव होगी। बैटरी के अगर अंदर की बात करें तो अंदर जो करंट फ्लो होगा इधर माइनस से प्लस की साइड होगा, बैटरी के अंदर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी बाहर तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही करंट फ्लो होगा। ओके, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे नोट भी कर दिया है सो दैट कि आपको याद रहे। अंडरस्टूड, फाइन। तो ये क्वेश्चन था जिसका डायग्राम इस तरीके से हम बना सकते हैं, और सारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पॉइंट्स को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है इस डायग्राम में यूज किया हमने, उन पॉइंट्स को लिखा है। सेकेंड पॉइंट क्या, हायर पोटेंशियल को प्लस से दिखाते हैं, लोअर पोटेंशियल को माइनस से दिखाते हैं, अक्रॉस एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस दिखाना हो तो ऐसे दिखाते हैं। अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अमीटर हमेशा कहां होता है, सीरीज में, क्योंकि इससे करंट फ्लो होके जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और एमीटर को सीरीज में, वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में हमारी डिवाइस कनेक्ट होती है और उन दो पॉइंट्स के बीच में ही हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिवाइस के अक्रॉस इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपोनेंट है तो उसको हम
उसके साथ हम गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर को क्या पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम नोट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस को हम जीरो मान के चलते हैं, ठीक है, बट वायर का कुछ न थोड़ा कम रेजिस्टेंस होता है, कोई भी डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसलिए उनके रेजिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं। जब आप आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पे ये चीज आपको समझ आएगी। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, ठीक है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो, ठीक है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसका इतना ज्यादा होता है कि करंट इससे फ्लो ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को सिंपल अगर मैं बोलना चाहूं एक वर्ड में तो क्या है, ये करंट को रोकने वाला, जो करंट को रोकता है दैट इज रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड। तो करंट के रोकने वाली प्रॉपर्टीज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर से करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। ओके, तो करंट इससे फ्लो होके नहीं जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि करंट को ये फ्लो होने ही नहीं देता है। अंडरस्टूड। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। किसी भी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो इन पॉइंट्स के बारे में हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रियोस्टेट के बारे में अभी हमने डिस्कशन कर ही लिया है, ठीक है, सिंबल के बारे में भी देख लिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ओके, उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखी है, वही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, वही इसका क्या है, आंसर है। तो डेफिनेशन जब भी एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकंड क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखना है। ओके, थर्ड वन इज नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, अभी इस टॉपिक में हमने डिस्कशन किया है, कौन करता है, सोर्स। और सोर्स कौन है, सेल, बैटरी। ओके, और जनरेटर भी। ओके, सो these are the source to maintain the potential difference across a conductor. Next one is what is meant by saying that the potential difference between two points is 1 volt. ओके, कि दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, तो ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है, 1 वोल्ट की आपको डेफिनेशन लिखनी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज को किसी सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े, 1 कूलम चार्ज को, ओके, सर्किट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर आपको 1 जूल काम करना पड़े, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, 1 वोल्ट। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टूड। तो अभी तक जो हमने करंट पोटेंशियल जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो हम जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसी के बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, सिंपली आंसर कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड। इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन बनता ही है। ओके, एक क्वेश्चन मान के चलो कि इस टॉपिक से आना ही है। ओके, हो सकता है कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ जाए, हो सकता है कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है सर्किट का
या रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके, सो रेजिस्टेंस क्या है, तो यहां पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं। ओके, तो जब भी आप कोई डिवाइस को अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल टूट गया, उसको तोड़ अंदर स्ट्रक्चर देखना, आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, या सर्किट डायग्राम जो हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए बनाया था, उसमें ये वाला कंपोनेंट जो है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, फिजिकल तरीके से इसको देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, जिसके ऊपर कलर्स के बैंड्स बने होते हैं। ठीक है, वो बैंड्स उस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है या जो रजिस्टर है, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो रजिस्टर देखने में ऐसा दिखता है। अब ये होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, देखो, तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होके जा रहे हैं, फ्लो होके जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस उनको क्या करवा रहा है, फ्लो करवा रहा है। तो वो फ्लो होके जा रहे हैं, और हमें पता है कि वो जो फ्लो होंगे तो एटम से, क्योंकि एटम के बीच बीच से जा रहे हैं, क्योंकि जो कंडक्टर के अंदर एटम्स भी हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनसे होके जा रहे हैं, उनके बीच से होके जा रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच से होके जा रहे हैं तो उनसे कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं यहां पे, तो ये कंडक्टर है। ओके, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक दिस। यहां पर हम पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो एटम से बाहर आ गए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से होके, एटम के बीच से होके जाएंगे। ठीक है, और इनके नंबर बहुत ज्यादा है, इनके नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। आप एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि आप क्लास में हैं और क्लास पूरी भरी पड़ी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है वहां पे, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है। अब अचानक से आपको वॉमिटिंग आने लग गई, तो क्या होगा, आप भागेंगे, और क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा क्या है, भीड़ है, तो क्या होगा, आप भागते टाइम किसी से क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो आप जितनी तेज भागना चाह रहे हैं उतनी तेज नहीं भाग पाएंगे। ओके, कोलाइड कर जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, जो आप फ्रीली भागना चाह रहे हैं वो वैसे भाग नहीं पाएंगे। तो जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। लेकिन बीच में कौन है, एटम, और इलेक्ट्रॉन्स खुद भी बहुत ज्यादा बड़े नंबर में है। ऐसा समझो कि क्लास में टेबल्स भी रखी हुई है, तो वो टेबल्स क्या है, एटम्स, और जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आप भागेंगे तो टेबल से भी क्या हो सकते हैं, टकरा सकते हैं। ठीक है, टकराएंगे ही अगर आपको अचानक से भागना हो, और टेबलें रैंडम तरीके से पास पास रखी हुई है, तो आप उनसे क्या होंगे, टकराएंगे। ओके, और अपने फ्रेंड्स जो खड़े हैं क्लास के अंदर, उनसे भी क्या करेंगे, टकराएंगे। तो इन टकराने की वजह से आपकी जो स्पीड है, या आप स्पीड अप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, आप भाग नहीं पाएंगे जितनी फ्रीली आप भागना चाह रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मींस फोर्स लगा रहा है। और लास्ट क्लास में आप पढ़ के आए कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, F इक्वल्स टू m है। तो ये एक्सेलरेट होना चाह रहे हैं, और एक्सेलरेट होना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मीनिंग कि वेलोसिटी या स्पीड में क्या होगा, चेंज। बट बार बार इनके टकराने की वजह से, एटम से टकराने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराने की वजह से
ये स्पीड अप नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं भाग पाएंगे, तो इनका जो मोशन है उस मोशन का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन का रिटार्डेशन, मोशन का रिटार्डेशन, ठीक है, मोशन रिटार्ड हो रहा है, मोशन का रिटार्डेशन किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। ओके, तो क्या होगा, ये स्पीड अप नहीं हो पाएंगे। अब ये ऐसा जो फिनोमिना है ये हर मटेरियल में मिलेगा, किसी भी मटेरियल से, किसी भी कंडक्टर से आप अगर करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं, किसी भी मटेरियल से किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और हर मटेरियल में क्या होता है, एटम्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसा कोलिजन, ऐसा रिटार्डेशन हर मटेरियल के साथ होगा। ओके, तो अगर सभी के साथ हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी। तो जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ये प्रॉपर्टी करंट फ्लो को रिटार्ड कर रही है, उनके मोशन का क्या कर रही है, रिटार्डेशन, इलेक्ट्रॉन के मोशन का रिटार्डेशन, इस करंट का, करंट फ्लो का रिटार्डेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को रिटार्ड करती है, इस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। ओके, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, रेजिस्टेंस। तो अगर डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं रेजिस्टेंस की तो क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस की अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहूं, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो it is inherent property, it is inherent property, inherent property of any conductor due to which it opposes flow of current through it, ठीक है। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो का अपोज होता है, ठीक है, करंट फ्लो का अपोज होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो जैसे अभी हमने सर्किट देखा था जिसमें रजिस्टर लगा था, जैसे ये, अब जैसे सेल लगा है, ओके, और हमें इससे करंट फ्लो करवाना है, अब करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। ओके, तो करंट को हम कम करना चाह रहे हैं तो उसको, उसका अपोज करना स्टार्ट कर दो, अपोज करना स्टार्ट कर दो तो कम फ्लो होगा। तो उसके लिए क्या कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। रजिस्टर इज अ डिवाइस वी कैन से, ओके, और इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको क्या नाम देते हैं हम, रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर किस लिए लगाया, कि करंट का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, करंट फ्लो को नहीं, करंट फ्लो को तो स्विचेस कर रहा है, करंट फ्लो को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्विच। ओके, कि ऑन ऑफ कर रहा है बस, कि करंट फ्लो होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है, वो कंट्रोल कौन कर रहा है, स्विच। लेकिन कितना करंट फ्लो होने देना है, ठीक है, कि ज्यादा करंट नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दो, सो देट ये अपोज करेगा तो करंट फ्लो लिमिट हो जाए, उसको लिमिट लग जाएगी, ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये काम है रजिस्टर का। फाइन, सो रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन लिखी हमने क्या है, इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर, क्योंकि सभी कंडक्टर में क्या होते हैं, एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन सब में है, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो का अपोज होता है, और उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। तो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, लाइक दिस, ठीक है। इनहेरेंट मतलब जन्मजात, ठीक है, इनहेरेंट का मतलब जन्मजात, ठीक है, यानी जन्म से ही है,
इसके पास ये प्रॉपर्टी, ठीक है, जन्म से ही इसके पास प्रॉपर्टी, क्योंकि मटेरियल है तो जब हम इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करवाएंगे तब प्रॉपर्टी नहीं आई है, ये पहले से है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, एटम्स पहले से हैं, तो जब इनका फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो जो पहले से है उसकी वजह से रिटार्डेशन आ रहा है, अंडरस्टूड, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ओके, और इसको क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओके, कि रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कब कम होगा, किस किस वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, तो उन फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। सो कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर है यहां पर, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ। तो अगर लेंथ ज्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जब वो फ्लो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो ज्यादा टाइम क्या होगा, उसका कोलिजन होगा, ज्यादा टाइम वो टकराएगा, ठीक है, तो ज्यादा टाइम मोशन, उसके मोशन का क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ओके। तो मींस लेंथ बढ़ने से उसका जो कोलिजन है वो कोलिजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेंथ बढ़ने से कोलिजन बढ़ रहा है, मतलब रिटार्डेशन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ओके। सो इफ length of conductor is increased, conductor is increased, conductor is increased, its resistance also increases, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या सिंपली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है, तो जो वायर्स जो होते हैं, वायर्स के शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक है, सिलेंडर होता है, बस पतले होते हैं, लेंथ ज्यादा होती है, ओके। तो सब जो ऐसा एक पाइप है, सिलेंड्रिकल शेप का क्या है, पाइप है, ठीक है, जैसे आपका पेन एग्जांपल के लिए, ठीक है, पतला है। अब उसको अगर मैं सामने से देखूंगा ऐसे, तो मुझे सर्कुलर शेप दिखेगा, कैसा दिखेगा, सर्कुलर शेप, मींस अगर इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर इसको कट करें और सामने से देखें तो सर्कुलर शेप दिखेगा, तो जो सर्कुलर शेप है, जो सर्कल है, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अंडरस्टूड, कि कोई भी लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम कट कर रहे हैं वायर को या कंडक्टर को, तो जो सर्कुलर शेप दिखता है उसको हम नाम देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अंडरस्टूड। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एरिया इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा समझो, एक छोटा गेट है रूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ओके, और उनको भाग के बाहर निकलना है, भाग के क्या निकलना है, बाहर निकलना है, एक छोटा गेट है, रूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको भाग के क्या करना है, बाहर निकलना है, ठीक है, ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि उतने ही स्टूडेंट हैं एक क्लास में, लेकिन उस क्लास का जो गेट है जहां से वो पास हो रहे हैं वो गेट क्या है, बड़ा है, तो कौन से रूम से
स्टूडेंट इजीली पास हो जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे, ठीक है, कि ज्यादा रिटार्डेशन नहीं होगा। ओके, तो इन दोनों सिचुएशन में हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि जो जिस रूम का गेट बड़ा है वहां से स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट एक साथ निकल सकते हैं, और जहां पे गेट छोटा है तो वहां पे अगर जल्दी निकलने का ट्राई करेंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा और वो उतना फास्ट नहीं निकल पाएंगे। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब कि यहां पे भी अगर आपने एरिया ज्यादा कर दिया, एरिया ज्यादा कर दिया कंडक्टर का, तो होगा क्या, उस एरिया से इलेक्ट्रॉन जल्दी पास हो सकते हैं, और छोटा होगा तो क्या होगा, टकरा टकरा के इजीली पास नहीं हो पाएंगे। तो एरिया बढ़ा रहे हैं तो इजीली पास हो रहे हैं, इजीली पास हो रहे हैं मतलब रिटार्डेशन कम हो रहा है, तो मींस एरिया बढ़ रहा है तो रिटार्डेशन कम हो रहा है। ओके, और एरिया कम हो रहा है तो रिटार्डेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में इनवर्सली रिलेशन है, कि एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि रिटार्डेशन कम हो रहा है, और एरिया कम करेंगे तो रिटार्डेशन बढ़ रहा है, मींस रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। फाइन, सो वी कैन राइट if area of if area of a conductor, यहां पे कौन से एरिया की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है ना। कंडक्टर इज increased resistance of conductor decreases, resistance of conductor decreases, resistance of conductor decreases, that is जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कि एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, तो जब भी डायरेक्टली रिलेशन होता है तो एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वांटिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर इनवर्सली है तो क्या होगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, और एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इस तरीके से डिपेंडेंसी होती है। थर्ड वन है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ओके, तो देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, ज्यादा एनर्जी आएगी। टेम्परेचर से क्या होता है, थर्मल एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी है तो वो तेज तेज मोशन करेंगे, तेज तेज क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ओके, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी ज्यादा आती है, तो जल्दी जल्दी मोशन करने का ट्राई करते हैं और टकराते हैं, ठीक है, तो उनका कोलिजन बढ़ जाता है, नंबर फर्स्ट। दूसरा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड, उसमें से भी बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन जो पहले बाउंड थे टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गया, बाहर आ गए, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गया, बाहर आ गए। ओके, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गए, बाहर आ गए, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले भी बहुत ज्यादा थे कंडक्टर के अंदर, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ पहले से थी, और ज्यादा स्टूडेंट आ गए, तो क्या होगा, जब वो मूव करेंगे तो उनमें कोलिजन और ज्यादा होगा, और कोलिजन और ज्यादा होगा तो उनके मोशन का रिटार्डेशन और ज्यादा होगा, मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। सो इफ टेम्परेचर of a conductor is increased, then if temperature of a conductor is increased, then its resistance also
इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं that is resistance directly proportional to टेम्परेचर। ठीक है, या चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? तो टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर का बढ़ेगा। फाइन। नेक्स्ट, factor affecting the resistance is nature of material of conductor, nature of material of conductor, nature of material of conductor। ठीक है, अब नेचर कौन डिसाइड करेगा कि मटेरियल का नेचर कैसा है? ठीक है, जैसे जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है। जो कॉपर है वो कॉपर है, उसका एटॉमिक नंबर 29 है। तो मटेरियल कैसा होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये नेचर डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सारे मटेरियल कहां मिलते हैं हमें, नेचर से मिलते हैं। मटेरियल कहां से मिलते हैं हमें, नेचर से मिलते हैं। तो उनका मटेरियल का नेचर डिसाइड कर रही है। ओके, तो नेचर ने जैसा उनको बनाया होगा वैसा ही वो उनका बिहेवियर होगा। तो कुछ कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस दूसरे कंडक्टर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, और कुछ का ज्यादा होता है। तो बाय नेचर उनका रेजिस्टेंस दूसरों के कंपैरिजन में क्या होता है, कम या ज्यादा होता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू नेचर order of resistance of conductor, तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनके रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है, ठीक है, बाकी पैरामीटर इक्वल है। जैसे सभी जितने भी मटेरियल के बारे में हम लिख रहे हैं उनकी लेंथ इक्वल है, सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बात कर रहे हैं, बस अलग अलग टाइप के मटेरियल है। ओके, तो अगर देखेंगे तो उनमें सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, जिसको हम एजी एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन एजी से डिनोट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम। फिर आता है कॉपर, फिर आता है एल्यूमिनियम, इसके अलावा बाकी के कंडक्टर आते हैं। ओके, तो अगर नेचर वाइज देखें तो सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, कॉपर का फिर उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और एल्यूमिनियम का उससे भी ज्यादा होगा। बाकी अगर आयरन है, ठीक है, जिंक है, इन सबका जो रेजिस्टेंस है इनके कंपैरिजन में क्या ज्यादा होता है। ओके, इसीलिए हम इन मटेरियल का यूज करते हैं कंडक्टर बनाने में। ठीक है, जैसे घरों में जो यूज करते हैं हम, या कोई भी डिवाइस है उनमें हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का। और बाहर जो पोल्स है, ठीक है, पोल्स पे जो वायर रन कर रहे हैं उन वायर्स में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर यूज नहीं करते, हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, और दूसरा रीजन मटेरियल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ओके, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम से डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। तो कॉपर जो होता है थोड़ा हेवी होता है और एल्यूमिनियम थोड़ा लाइट होता है। तो बाहर पोल्स पे अगर कॉपर के वायर्स अगर हमने लगा दिए तो क्या होगा, एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हेवी होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, लटक जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रीफर्ड ओवर कॉपर फॉर यूजिंग वायर्स थ्रू पोल। ठीक है, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम के वायर्स यूज करते हैं, कॉपर के नहीं करते।
और घरों में तो क्या फिटेड होते हैं, ठीक, घरों में फिटेड होते हैं। ओके, सो हम कॉपर का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे बेंड होने मतलब जोल आने की समस्या नहीं होती। इनका रेजिस्टेंस इसके कंपैरेटिव कम होता है, तो करंट इजीली फ्लो होता है। ओके फाइन, सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑन which रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। क्लियर, तो रेजिस्टेंस यहां से हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। ओके, तो इसको जो मेजर करते हैं इसकी यूनिट लिख लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है ओम, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, ये ओम का सिंबल है। ओम क्या है ऐसा यूनिट है, ठीक है, इसको इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, ओके, अब जैसे हमने ये सारे पैरामीटर्स पढ़े, ये सारे पैरामीटर्स हमने पढ़े, इनके बेसिस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा अगर ये हमें मेजर करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, तो हम दो पैरामीटर के बेसिस पर देख रहे हैं कि हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ये नोट में लिखना है हमें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। ओके, टेम्परेचर को चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। हमने मटेरियल भी फिक्स कर दिया, यानी जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं वो भी क्या है कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ना टेम्परेचर चेंज करेंगे अभी, ना ही कोई मटेरियल चेंज करेंगे, हम केवल एक सिंगल मटेरियल की सिंगल टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो अब जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब ये दो पैरामीटर कांस्टेंट कर दिए उसके बाद रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। सो यहां पे कांस्टेंट को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ओके, इस सिंबल को हम रो प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इस सिंबल को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, रो। क्लियर, और ये रो है क्या, ओके, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रो, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है, रो, ये प्रोनाउंसिएशन इसका रो है। और ये क्या डिनोट करता है, ये रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है। ओके, और ये क्या है, यहां पे ये प्रोपोर्शनल साइन हट के आया है, मींस कांस्टेंट आया है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड गिवन मटेरियल, अगर मटेरियल आपको फिक्स दे दिया और वो फिक्स है, ओके, मटेरियल आपको दे दिया और वो क्या है फिक्स है, क्योंकि दो पैरामीटर हमने फिक्स किए हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं और मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे। जब जैसे एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो हम एल्यूमिनियम की ही बात कर रहे हैं,
25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कर रहे हैं। ओके, तो जब ये दोनों फिक्स कर दिए तब की कंडीशन में क्या आया, ये कांस्टेंट। तो जब ये जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट कब होगी, जब मटेरियल को चेंज नहीं किया आपने और टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि इनका जो रिलेशन है लेंथ एरिया और रेजिस्टेंस का, उस रिलेशन से ही ये कांस्टेंट आया, यानी रिलेशन होते हुए भी कांस्टेंट आया है, तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कम डरता है लेकिन टीचर से थोड़ा ज्यादा डरता है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो उनके रिलेशन से आया है, वो उनके रिलेशन से आया है, तो उनपे डिपेंडेंसी, डरने वाली डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं, उनपे डिपेंडेंसी क्या है, नहीं है। ओके, तो जब लेंथ और एरिया के रिलेशन से कांस्टेंट आया है, सो ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कि मटेरियल चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा। अदरवाइज रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से बनता है R इक्वल्स टू रो L बाय A, और रो भी मेजरेबल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो देखो, अभी जो जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया उसी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है उसको समझेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला आया अभी रेजिस्टेंस का, क्या आया, रो L बाय ए। यहां से अगर निकालेंगे तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R A बाय L, R A बाय L। ठीक है, अगर मैं कोई कंडक्टर लूं, अगर मैं कोई कंडक्टर लूं लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ को, इसकी लेंथ को इसकी लेंथ को मैंने लिया 1 मीटर, और ये जो एरिया लिया है मैंने वो लिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, ए और एल दोनों 1 1 हो गए, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। लेंथ और एरिया दोनों क्या हो गए, 1 1 हो गए, लेंथ और एरिया दोनों क्या हो गए, 1 1 हो गए। सो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है, बट एक कंडीशन के अंदर, क्या, कि जो लेंथ है कंडक्टर की और जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। सो रेजिस्टिविटी भी सिंपली क्या है, एक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। अगर कंडक्टर की लेंथ और एरिया क्या है, 1 है, मींस यूनिट है। ओके, सो उसी की टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी is the resistance, resistivity is the resistance of a conductor, of a conductor, resistivity is the resistance of a conductor having resistivity is the resistance of a conductor having length
and cross sectional area, length and cross sectional area is equal to 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट, ओके। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ही क्या है, या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, ओके। कब, जब लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, 1, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, 1, तब रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे हम, या उस रेजिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी, क्लियर। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, एंड ये क्या होना चाहिए, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट होना चाहिए, क्लियर, दिस इज व्हाट रेजिस्टिविटी, ओके। एग्जाम में ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेन डेफिनेशन है ये, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अगर लिखें तो फॉर्मूला यही वाला होगा, रो इक्वल्स टू क्या होगा, आर ए बाय एल। इसकी अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की तो ओम होती है, जैसे अभी डिस्कशन किया हमने, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, इसकी मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, तो क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर, क्योंकि एरिया की मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल आउट, तो केवल ऊपर क्या बचेगा, मीटर, और इसकी ओम, तो ओम इंटू मीटर, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, तो अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन ही कर दिया कि लेंथ और एरिया 1 ही होना चाहिए, यानी लेंथ और एरिया को तो फिक्स ही कर दिया आपने, जब भी आप मेजर करोगे लेंथ और एरिया को 1 ही रखोगे, वो फिक्स है। तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे भी तो रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी पे चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखूं, देखो रो इक्वल्स टू क्या है, आर ए बाय एल है, ठीक है। तो अगर मैंने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, 4L कर दिया, क्लियर, तो रेजिस्टेंस को 4L किया, सॉरी लेंथ को 4L किया, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको आपने 4 टाइम्स किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, ओके। तो जो नई रेजिस्टिविटी आएगी वो कितना, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स, क्योंकि लेंथ को आपने 4 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो जो रो डैश इक्वल्स टू क्या होगा, आर डैश, पहले लिख लेता हूं मैं, आर डैश ए डैश बाय एल डैश। लेंथ को 4 टाइम करने से रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, 4 टाइम्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 4L। एरिया को मैंने कुछ भी नहीं किया, लेंथ को कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स,
ओके, तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस मेरा 4 टाइम्स हुआ था, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो और एरिया को कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये तो आर ए बाय एल। ओके, और आर ए बाय एल क्या है, रो है, रो, तो रो डैश इक्वल्स टू रो, मतलब लेंथ में चेंज करने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया। लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, लेंथ को 4 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, इसी तरीके से अगर एरिया को मैंने हाफ किया, एरिया को किया, क्या किया, हाफ किया, तो एरिया को हाफ करने से, एरिया को हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एरिया को डबल, एरिया को हाफ करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, उल्टा है ना, क्योंकि हाफ करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, डबल हो जाएगा, तो एरिया को हाफ करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल। ओके, तो ये डबल हो गया 2 टाइम्स, और ये हाफ, तो उस हाफ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वापस से रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो रेजिस्टिविटी है, वो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। अंडरस्टूड? तो ये किस पर डिपेंड करती है, बाकी पैरामीटर्स जो रेजिस्टेंस के केस में लिखे हमने, उन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती हैं। तो ये आप अगर लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, बाकी तो हम यहाँ पर इसको अफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स के बारे में लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो क्योंकि जो रिलेशन निकाला था R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जो रिलेशन हमने निकाला था R इक्वल्स टू रो एल बाय है, उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था और मटेरियल को क्या किया था, फिक्स किया था। तो अगर टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो फिर रेजिस्टिविटी यानी जो रो कांस्टेंट आया, ये फिर दूसरे टाइप का कांस्टेंट आएगा, उतना जितनी वैल्यू इस केस में आई, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखा उस केस में जितनी वैल्यू आई, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो रो की फिर दूसरी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। सो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर तो कैसे डिपेंड करता है, तो इफ, वापस से वही है जैसा कि रेजिस्टेंस के साथ होता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, resistivity of conductor, resistivity of conductor, conductor also increases, also increases। ठीक है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। सेकेंड, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो देखिए, इफ तो देखो अभी अभी जैसे डिस्कस किया था हमने, नेचर कौन डिसाइड करता है, नेचर डिसाइड करती है। ठीक है, तो जैसा बनाया होगा उनको वैसे ही उनका क्या होगा, नेचर होगा। क्लियर? और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में आर आ रहा है, हम एरिया और लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अगर मटेरियल ही चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, जैसे हमने देखा है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो जो ऑर्डर रेजिस्टेंस का अलग अलग मटेरियल में होता है, जो अभी हमने देखा, वैसा ही ऑर्डर रेजिस्टिविटी के लिए भी होता है। ठीक है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका था, सिल्वर का। सो
सबसे कम रेजिस्टिविटी भी सिल्वर की, फिर किसका था, कॉपर का, तो उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी कॉपर की, और उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी फिर एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो नेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नेचर, ओके, सिल्वर हैज लीस्ट रेजिस्टिविटी फॉलोड बाय कॉपर, कॉपर की इससे थोड़ी ज्यादा होती है, और एल्यूमिनियम की उसके भी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर order of resistivity, order of resistivity क्या है, this one, ठीक है, is this one, clear? So these are the factors. तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उन्हीं के रिलेशन से क्या आई है, कांस्टेंट आई, और कैसे चेंज नहीं होती उसको मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। तो जो एक्सप्लेन किया उसको वर्ड की फॉर्म में हम लिखेंगे नोट में, क्या नोट में हम लिखेंगे हम क्या, resistivity do not depend upon resistivity do not depend upon resistivity does not depend upon length and cross sectional area of conductor, ठीक है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, इन पर ये डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर, फाइन। सो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, इस टॉपिक में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ, जिससे ओके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मींस करंट का फ्लो होता है। ओके, तो क्लोज पाथ होता है, तब क्लोज पाथ जरूरी है बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फ्लो हो पाए। ओके, या जो भी डिवाइस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो पाए। ओके, इसलिए क्लोज पाथ जरूरी है। सो क्लोज पाथ जिससे ओके इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जैसे यहां पर एक कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, तो क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक सोर्स चाहिए। ठीक है, सोर्स का काम पोटेंशियल डिफरेंस सेट करना। ठीक है, वो डिवाइस या जो भी कंडक्टर है उसके एंड्स के अक्रॉस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट करता है। ओके, तो सोर्स चाहिए, सोर्स के एग्जांपल बैटरी, सेल, ये हमने बताए थे। ओके, सो और लोड, यानी जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसको क्या कॉमन नाम क्या कर रहे हैं, सभी डिवाइसेस का एज ए कॉमन क्या बोलेंगे हम, लोड। ओके, और तो और इनका काम क्या है, तो ये डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती हैं और अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करती हैं। मींस बल्ब का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, फैन का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये काम है लोड का। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर से होके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये करंट को अलाउ करते हैं सो दैट की
करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ओके। एंड नेक्स्ट इज स्विचेस। स्विचेस का काम क्या है? स्विच कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने का काम करता है कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइन। नेक्स्ट, सम कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल। तो ये तो फंडामेंटल कंपोनेंट थे, ये तो क्या थे? फंडामेंटल कंपोनेंट थे। इनके अलावा भी और भी कंपोनेंट हम सर्किट में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्या क्या है? अमीटर। अमीटर का काम क्या है? अमीटर का काम क्या है? ये करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, मेजर करने का काम नहीं करता है। जैसे टेस्टर से करंट चेक करते हैं ना कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, अंडरस्टूड। तो वो काम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं क्या? हर एक डिवाइस किससे मिलकर बनी है? कंडक्टर से। और कंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस, ओके। तो हर डिवाइस कंडक्टर से यानी वायर से मिलकर बनी है, और वायर का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो किसी भी डिवाइस को हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट फिर क्या पढ़ा हमने? अलग अलग टाइप के सिंबल पढ़े हैं, ओके। तो सिंबल, अलग अलग डिवाइसेस के सिंबल और अलग अलग जॉइंट, स्विचेस, उन सब के सिंबल कुछ सिंबल कुछ इस तरीके से है। फाइन। एक सर्किट बनाया था, जो जो एलिमेंट कंपोनेंट दिए थे, ठीक है, उनको ध्यान में रख के हमने सर्किट बनाया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने लायक क्या है? अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट होता है। और करंट हमेशा कहां से कहां? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड फ्लो होता है। हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उस डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वायर। वायर के कंपैरिजन में उस डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। मान लीजिए किसी वायर का किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस है 1000 ओम, ठीक है। और कनेक्टिंग वायर जो है उनका रेजिस्टेंस है 0.001 ओम। तो 1000 में इतना आप ऐड करोगे तो उस डिवाइस के टोटल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो जो कनेक्टिंग वायर है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए जब भी हम सर्किट बनाएंगे, ओके, तो वहां पर इनके रेजिस्टेंस को हम क्या मान के चलेंगे? ऑलमोस्ट जीरो। फाइन। नेक्स्ट है एमीटर, ओके। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? जीरो, ठीक है। ये तो अपने को याद रखना है, ओके। क्यों होता है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 12th में जाके आप देखेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो क्यों है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हाई होता है, वोल्ट मीटर से करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से करंट फ्लो नहीं होता है, नो करंट फ्लो, ठीक है। इससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। फाइन। क्योंकि रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा है कि वो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। फाइन। रियोस्टेट ये एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को चेंज करती है, क्योंकि अपने खुद का रेजिस्टेंस चेंज करेगी तो जिस सर्किट में कनेक्ट होगी उसका रेजिस्टेंस भी चेंज करेगी, और उसके चेंज होने से करंट फ्लो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे वर्क करता है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ओके। इन क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी हम कर चुके हैं जितना हमने पढ़ा है। अब रेजिस्टेंस क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये मटेरियल की वजह से है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो आपस में भी टकराते हैं और इन एटम से होके भी टकराते हैं, तो वे स्पीड अप नहीं हो पाते हैं। इनका मोशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है इनके मोशन का, ओके। तो मोशन के रिटार्डेशन होने किसकी वजह से है? मटेरियल, खुद मटेरियल की वजह से ही है। तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और वो क्या करती है? फ्लो का अपोज करती है, ठीक है। फ्लो का क्या करती है? अपोज करती है, अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट,
ओके, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। ओके, इसको मेजर कर सकते हैं हम, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम। फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस किन किन पर डिपेंड करता है, तो अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो ज्यादा लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो ज्यादा बार कोलिजन होगा, ज्यादा बार कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया, एरिया की बात करी थी हमने कि अगर एक क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, ओके, और उस क्लास का जो गेट है वो क्या है? थोड़ा छोटा है, और एक और क्लास है जिसमें गेट क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर, तो क्या होगा? अगर स्टूडेंट्स को बाहर निकलना होगा, जब वो भागेंगे तो जहां पे गेट बड़ा होगा वहां से इजीली वो पास हो सकते हैं, और जिस रूम का गेट क्या होगा? छोटा होगा, तो वहां पे रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब उतना इजीली वो निकल नहीं पाएंगे। तो जहां से इजीली निकल रहे हैं मतलब वहां पे रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इजीली फ्लो हो रहा है, रिटार्डेशन कम हो रहा है। ओके, और जहां पे इजीली फ्लो नहीं कर पा रहे मतलब रिटार्डेशन ज्यादा है। तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा तो करंट इजीली फ्लो होगा, और एरिया कम होगा तो करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो एरिया और रेजिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन से उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? उनका कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, यानी ज्यादा बार टकराएंगे, ज्यादा बार टकराएंगे तो ज्यादा बार उनकी स्पीड का रिटार्डेशन होगा, तो मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो नेचर किसने बनाया? नेचर ने नेचर बनाया। ठीक है, तो प्रकृति ने जैसा बनाया होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका रेजिस्टेंस होगा। तो सिल्वर को नेचर ने ऐसा बनाया कि उसका रेजिस्टेंस इनके कंपैरिजन में क्या है? कम है। ठीक है, बाकी पैरामीटर सबके सेम मान के चल रहे हैं। ओके, कि लेंथ सबकी सेम है इन तीनों की, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो बाय नेचर सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होगा, फिर कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का, बाकी मटेरियल का इनसे ज्यादा होगा। ओके, अब जब डिस्कशन किया उसमें अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, मटेरियल फिक्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस केवल इन दो पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम रो प्रोनाउंस करते हैं, और ये रो क्या बताता है हमें? रेजिस्टिविटी के बारे में बताता है। ठीक है, रो क्या बताता है हमें? रेजिस्टिविटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये होती है रेजिस्टिविटी। ओके, ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया है कि रो का आर अगर रो एल बाय है तो जो रो होगा वो क्या होगा? आर ए बाय एल। ठीक है, तो अगर एरिया को मैं 1 कर दूं, लेंथ को 1 कर दूं, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर। तो रेजिस्टिविटी भी क्या है? रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब? एरिया और लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1। ओके, मींस यूनिट होना चाहिए। ओके, मींस यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट होना चाहिए। क्लियर? इसका भी चेंज कर लेते हैं, वीडियो में सही से दिखेगा नहीं। ठीक है, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूं।
ठीक है, ओके। नाउ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर के साथ बिहेवियर वैसा ही होता है, टेम्परेचर के साथ बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का भी वैसा ही है जैसा कि रेजिस्टेंस का है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और नेचर भी सेम तरीके से ही है। फाइन। नेक्स्ट फिर पढ़ा था, एक नोट लिखा था हमने कि रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिख जाए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा आपको, दैट्स व्हाई। फाइन। फिर बस यहीं तक हमने डिस्कशन किया था, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया है इनको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो लेके आइए, ओके, सो दैट कि आपका नॉलेज और ज्यादा बूस्टअप हो। फाइन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और एंजॉय करिए सेशन को। कुछ और भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ओके, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।